नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुर्ग के जिला साहू संघ और तहसील साहू संघ के नवनिर्वाचित और पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को 36 फोर्ट कोलिहारपुरी में आयोजित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू थे और अध्यक्षता प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र साहू ने की। वहीं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष नंदलाल साहू और अन्य पदाधिकारी शपथ लेकर समाज सेवा और संगठन विस्तार के संकल्पित हुए। वहीं समारोह में समाज के वरिष्ठ नागरिक और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अंत में सभी पदाधिकारियों ने समाज जन का धन्यवाद किया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सहयोग की अपील की। आज शपथ ग्रहण समारोह में हमारे सभी अतिथियों ने बहुत शानदार और जानदार मार्गदर्शन दिया है। निश्चित रूप से उस मार्गदर्शन को हम लोग आत्मसात करेंगे और उनके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। और जो हम लोग एक महत्वपूर्ण जो विषय हम लोग आज लिए हैं कि समाज परिवार की ओर, उस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। उसमें संस्कार, शिक्षा, राजनीति सभी तरह की चर्चा होगी और उसमें हम लोग समग्र विकास की बात करेंगे और समाज के साथ परिवार को जोड़ेंगे। जिला साहू संघ का शपथ ग्रहण समारोह दुर्ग का संपन्न हुआ है। साहू समाज में गांव से लेकर प्रदेश तक विधिवत रूप से चुनाव होता है पदाधिकारियों का। दुर्ग जिले का चुनाव हुआ है, पदाधिकारियों ने शपथ लिया है। आने वाले 3 सालों में ये वो क्या क्या करने वाले हैं उसकी योजना रचना हम सबके सामने उन्होंने साझा किया है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को सशक्त बनाने का, छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने का, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम सब समाज को साथ लेकर साहू समाज करेगा। जिला साहू संघ का शपथ ग्रहण समारोह दुर्ग का संपन्न हुआ है। साहू समाज में गांव से लेकर प्रदेश तक विधिवत रूप से चुनाव होता है पदाधिकारियों का। दुर्ग जिले का चुनाव हुआ है, पदाधिकारियों ने शपथ लिया है। आने वाले 3 सालों में ये वो क्या क्या करने वाले हैं उसकी योजना रचना हम सबके सामने उन्होंने साझा किया है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को सशक्त बनाने का, छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने का, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम सब समाज को साथ लेकर साहू समाज करेगा। दुर्ग कांग्रेस भवन में पार्टी का 141वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व विधायक और पूर्व महापौर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की विचारधारा और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन खतरे में है। प्रदेश के अध्यक्ष जो है दीपक दास ने कहा कि कांग्रेस हर गांव में कार्यकर्ता पहुंचाएगी और संगठन को मजबूत करेगी। कांग्रेस भवन में उपस्थित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले कांग्रेसी ही हैं और जिस तरह अभी देश का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि देश को एक बार फिर आजादी दिलाने की जरूरत है। आज हम सबसे कांग्रेस भवन में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। अब आज हम सब 140वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमारा देश अंग्रेजों के बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। आज हम सब एकत्र होकर बधाई देते हैं सभी को। निरंतर आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का? जी जरूर, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। जब जब बीजेपी का कार्यकाल रहेगा तो हम आंदोलन जारी रहेगा। आज लोगों का भी सवाल किया गया, कितने लोगों का सवाल किया गया आज कम से कम 30-35 लोगों का सम्मान हुआ है। दोनों बहुत प्रेम है ना। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर प्रदेश के देश के सभी कांग्रेसियों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और इस बात की भी बधाई देता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। इसमें अपने आप में एक गौरव की बात है कि कांग्रेस पार्टी ही देश की ऐसी पार्टी है, कोई पार्टी नहीं इस देश में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हो और अंग्रेजों को इस देश से भगाया हो। वो सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी है जिसने आजादी लड़ाई, देश से अंग्रेजों को भगाया और आज भी उसी तरह के कुछ लोग जिस तरीके से अंग्रेज
जबरदस्ती सत्ता में शासन करके अपने सभी एजेंसियों में कब्जा करा करते, तो आज भी उन्हीं की नकल पे इस देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चले गई है जो न्यायपालिका, चुनाव पालिका, कार्यपालिका को सारे लोगों पे, इवन मैं बोल सकता हूं कुछ मीडिया को भी उन लोगों ने अपने हाथ में रख लिया है, ताकि उनकी कोई भी बुराई, उनकी कोई भी फैसले का वो इनके तक पहुंचे नहीं, पहुंचे तक तो आवाज को न्यायालय से दबा दिया जाए। सबसे पहले मैं कांग्रेस की स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज दुर्ग में भी सुबह से ही सभी हमारे कांग्रेस के साथी जन यहाँ आ गए और हम लोग कांग्रेस की स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से दुर्ग कांग्रेस भवन में मनाया। कांग्रेस का इतिहास ही आजादी का इतिहास है। कांग्रेस शुरू से ही आजादी आंदोलन में महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम समेत अनेक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कांग्रेस के लोग लगे रहे और आजादी के बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव जी, जितने कांग्रेस की परंपरा को और देश को एक रूपता में बांधने का काम किया। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कांग्रेस पार्टी जैसी संस्था के हम सदस्य हैं, जिसका 141 साल का इतिहास है और ये इतिहास केवल कांग्रेस का इतिहास ही नहीं, देश की आजादी का इतिहास है और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, क्योंकि आजादी के पहले आजादी के बाद कांग्रेस की जो भूमिका रही है उसे हिंदुस्तान के लोग कभी भुला नहीं सकेंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। सबका सम्मान किया गया क्योंकि सबके सहयोग से और सबकी सहभागिता से ही कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और हमारे दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ में, देश में कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। हम जो इसको मजबूती देने में हमारे कांग्रेस के असंख्य कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग दिया है उसके लिए कोई भुलाया नहीं जा सकता कभी। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी, प्रियंका जी ने कांग्रेस को एकजुट जो किया है वो कांग्रेस देश के लिए एक मिसाल है। बीजापुर जिले के पोटा केबिन में कार्यरत अनुदेशकों ने वर्तमान 15,000 रुपए मासिक वेतन के बजाय 40,000 रुपए की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। यह मामला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के हजारों बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले अनुदेशकों की है। लंबे समय से चली आ रही मांगों का हिस्सा लग रहा है। पिछले वर्षों में आपको बता दें 450 अनुदेशकों ने वेतन वृद्धि के लिए रैलियां निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन दिए, जो बढ़ती महंगाई के कारण नाकाफी बताए गए। हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं। हम शासन से मांग करते हैं कि यहाँ से ये AWP में जो प्रपोजल बन के जाता है रायपुर, तो यहाँ से हमको 16,000 से बढ़ाकर कम से कम 40,000 रुपया का AWP का राज्य में प्रस्ताव भेजा जाए। हमारे विभाग के द्वारा मैं कलेक्टर महोदय से अनुरोध करता हूँ, DMC से अनुरोध करता हूँ और राज्य से सीधा दिल्ली चले जाता है। HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय जाता है। वहां पर रायपुर से 16,000 से बढ़ाकर इस बार हमने 40,000 रुपया करने का मांग रखा है, क्योंकि हम लोग 24 घंटा काम करते हैं और प्रशासन को ये पता है कि ये लोग बस पार्ट टाइम काम करते हैं। ये हमारे साथ एकदम दोगली नीति हो रही है। हम लोग पार्ट टाइम काम नहीं करते हैं, हम 24 घंटा मतलब कार्यालयीन समय से भी अधिक काम करते हैं। तो सोचिए कि हमारे साथ कितना शोषण हो रहा है। और दूसरी बात, हमको हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा वहीं रहने का बार बार निर्देश देता है, 24 घंटा रहने का निर्देश दिया जाता है। यदि हमको 24 घंटा रखना है तो 24 घंटे का आदेश हमको दिया जाए। हो गए हम आगे कुछ नहीं कर सकते और नौकरी अगर करना चाहो तो हमें मन के नहीं लगे।
ये कारण से हमन धरना करत हवन और तभी से हमन पूरा सर्वे करके लड़का मन लाना था पढ़ात है, तब सरकार हमारे मन के बारे में कुछ नहीं सोचा थे, तो हम क्या कर सकते हैं। सरकार हमारे ऊपर ध्यान दी, एक कारण से हमन ये धरना करत हन। और हमारे वेतन है 16,000 बस, 16,000 में कुछ नहीं हो सके। हमन अपन लड़का मन के अच्छे से पढ़ाई करा सके, न होकर भविष्य के बारे में कुछ बचा सके। ये कारण से हम चाहते हैं कि सरकार के हमारे बात ला सरकार तक रखना चाहते हैं। बंद होने की बात, ये तो बात की बात है। हम शासन से ये मांग करते हैं कि यदि पोटा केबिन बंद हो जाएगा तो हमको स्थानीय इसमें लिया जाए, शिक्षा विभाग में लिया जाए। बहुत सारे पद रिक्त हैं, शासन विज्ञापन जारी कर रहा है, उसमें भरने के लिए बोल रहा है, नियुक्ति कर रहा है। हम लोग पूरा बस्तर संभाग में 900 लोग हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, 16 साल लग गया है। हम शासन से ये मांग करते हैं, यदि यहाँ बंद हो रहे तो हमारे भविष्य को देखते हुए आप हमको शिक्षा विभाग में मर्ज कर दीजिए, वहां पर बजट पर्याप्त है। हम पीछे रहेंगे, 2 सर लोग बैनर लेके सामने रहेंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देखिए, आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ का शहरी परिदृश्य है। 2011 में राज्य की कुल आबादी 2,55,00,000, जिसमें से शहरी जनसंख्या 2000 की जनगणना के हिसाब से 57,07,000। आप सभी को पता है 5 संभाग हैं, 33 जिले हैं हमारे राज्य में, और ये आंकड़े हैं जो शहरी आबादी है उसका 63% आबादी नगर निगम में रहते हैं। 14 नगर निगम है हमारे राज्य में। नगर पालिका में 11,41,000 लोग रहते हैं, जो शहरी आबादी के 20% है। नगर पंचायत में 9,97,000, ये 17% है शहरी आबादी का। 2025 में हमारा अनुमान है कि 78,10,000 शहरी आबादी हो जाएगी। हमारे राज्य में 193 निकाय हैं, 14 नगर निगम, 56 नगर पालिका परिषद और 123 नगर पंचायत। केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं संचालित होती है। केंद्र प्रवर्तित जो योजनाएं जो महत्वपूर्ण है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1, 1.0, 2.0, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0, 2.0, मिशन अमृत, इसके भी 2 चरण, पीएम स्वनिधि योजना
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उनके अपग्रेडेशन के लिए एक योजना भारत सरकार ने लाई, वो योजना है। प्रधानमंत्री ई बस योजना और 15वां वित्त, ये केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, आप देखेंगे कि लक्ष्य हमारा लाभार्थी आधारित निर्माण जो है वो 1 लाख BLC, भागीदारी में किफायती आवास AHP योजना के अंतर्गत 27,000 का हमारा लक्ष्य है। रेंटल हाउसिंग के लिए 5,000 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ये लक्ष्य हमने तय किया है 50,000 और अभी तक 24,188 आवासों की स्वीकृति हो गई है। 15,000 और आवासों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है और इसके लिए अब तक 129 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि जारी हो चुकी है, जिसमें से 53 करोड़ 60 लाख व्यय हो चुका है। हितग्राहियों को नियमित रूप से भुगतान हो रही है। आने वाले 3 वर्षों में हमारी योजना है कि हम शहरी क्षेत्र में निवासरत 100% परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत चिन्हांकित कर पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना, ये हमारा कार्य योजना है और इसके लिए 1,32,000 आवास का हमने इस योजना में लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निर्माण की स्थिति वर्तमान में ये 2 साल की उपलब्धियां हैं। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 की स्थिति में 58,999 हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण पूर्ण कर लिया है, जिसमें से AHP भागीदारी में किफायती आवास निर्माण ये पूर्ण हुआ है 11,290 और 11,087 आवासों का आवंटन हितग्राहियों को हो गया है और जिसमें से 10,489 लोगों का वहां पर व्यवस्थापन कर दिया गया है और इसके लिए जो जारी राशि है वो 1,038 करोड़ 66 लाख रुपए। देखिए किस प्रकार से शहरी आवास योजना हितग्राही द्वारा जिसमें स्वयं मकान बनाया जाता है, ये उपलब्धियां 2 साल की आपको बता रहा हूं। 2015 से 23 तक 1,30,548 आवास बने थे, जो लक्ष्य का कुल आवास जो स्वीकृत हुआ था 2,06,118, तो 29% ही निर्माण 15 से 23 तक हुआ और 2 साल में हमने 58,999 आवास का निर्माण कराया और आज आवासों की स्थिति है कि 1,89,547 आवास 2,06,118 में से निर्मित हो चुके हैं। AHP घटक के अंतर्गत आप देखेंगे कि 2023 तक 16,185 आवास ही पूर्ण हुए थे, जिसमें से 15,751 आवंटित किया गया था और जबकि व्यवस्थापित जो है वो 9,393 और आज की स्थिति में 37,147 का जो लक्ष्य है उसमें 27,475 ये आवास पूर्ण हो गए हैं और 26,838 आवंटित किए गए हैं। 19,889 ये व्यवस्थापित कर दिए गए हैं। परसेंटेज में भी इसके आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अनुपचारित जल प्रबंधन और सतत सफाई व्यवस्था, आकांक्षी शौचालय के निर्माण, ये 2 वर्षों में जो काम स्वीकृत हुए हैं
एसटीपी की स्वीकृति 73 निकायों में हुई है। स्वीकृत राशि 325.17 करोड़। इसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्वीकृत हुआ है 83 निकायों में 226.04 करोड़ रुपए की। आकांक्षी शौचालय 78 निकायों में 46.59 करोड़। शौचालय मरम्मत 142 निकायों के लिए 42.56 करोड़। कुल मिलाकर इस योजना के अंतर्गत 640 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान जल स्रोतों के संरक्षण एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हेतु स्वच्छ भारत मिशन 2.0 तथा अमृत मिशन 2.0 के कन्वर्जेंस से हर निकाय में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना सुनिश्चित करने की हमारी योजना है। आप सबको याद होगा कि 2024-25 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ उसमें राज्य के 7 निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। नगर निगम बिलासपुर 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या के श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला। नगर पंचायत बिल्हा को 20,000 से कम की जनसंख्या श्रेणी में देश में पहला स्थान। कुम्हारी को 20,000 से 50,000 जनसंख्या श्रेणी में तीसरा स्थान। और एक नया कंपटीशन हुआ, नया पुरस्कार सुपर स्वच्छता लीग। और इस लीग में हमारे 3 निकाय अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर इनको शामिल किया गया। ये भी बड़ी उपलब्धि है। स्वच्छता के मामले में हम देश में कहां खड़े हैं ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण, देखिए राष्ट्रीय औसत है 63%, जबकि हमारे राज्य की औसत है 85%। उसी तरह से सोर्स सेग्रीगेशन, स्रोत पृथक्करण, ये राष्ट्रीय औसत है 27%, हमारे राज्य का औसत है 47%। उसी तरह से अपशिष्ट प्रसंस्करण का काम राष्ट्रीय औसत 68% है, हमारे राज्य का 98%। यानी स्वच्छता के क्षेत्र में हम किस तरह से काम कर रहे हैं इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 23 और 24 में क्या अंतर था ये आपके सामने डाटा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। टॉप 100 की सूची में राज्य के नगरीय निकायों की संख्या 23 में केवल 16 थी, 24 में ये 22 हुई। उसी तरह से स्टार रेटिंग वाले नगरीय निकायों की संख्या 2023 में 72 थी, वो बढ़कर 115 हुई। स्टार प्लस, वाटर प्लस रेटिंग वाले निकायों में केवल एक निकाय था 23 में, वो 2024 में 4 हुए। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार वाले नगरीय निकायों की संख्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 2023 में केवल 31 निकायों के रैंकिंग में सुधार हुआ था। हमारे सतत प्रयास से जिस प्रकार से मैनेजमेंट किया हमने, 111 निकायों ने अपने रैंकिंग में सुधार किया, यानी स्वच्छता के लिए उन निकायों ने अच्छा काम किया। ये वो उपलब्धियां हैं, फिर से रिपीट हुई है। स्वच्छता के लिए जो महत्वपूर्ण काम, जिन कारणों से हमें स्वच्छता में इतनी सफलता मिली, वो ये दृश्य है। पॉइंट वाइज मॉर्निंग फील्ड विजिट की अनिवार्यता हमने की हुई है। लगातार हमारे अधिकारी, कमिश्नर, सीएमओ, अन्य अधिकारी लगातार मॉर्निंग विजिट करके निगरानी करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक कार्य योजना विस्तृत रूप से स्वीकृत हुई है। 186 निकायों हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 230 करोड़ की कार्य योजना हमने स्वीकृत कराई है और इस पे लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जिला स्तरीय सैनिटरी लैंडफिल निर्माण, ये वो होता है जब सभी प्रकार के वेस्ट को जो यूज में आने लायक है, जिसका निराकरण हो सकता है, वो निराकरण करते हैं। जो शेष बच जाता है, जिसका निराकरण संभव नहीं होता है, उसके लिए एक साइंटिफिक सिस्टम है, वो हमने सभी जिलों में बनाने का तय किया है ताकि वो कहीं पर भी फेंका ना जा सके। एनजीटी ने इस पर रोक लगाई है।
और इसलिए हमने सभी 33 जिलों में इसके लिए भूमि का चिन्हांकन किया है और इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बायो सीएनजी संयंत्रों की स्थापना, देखिए, जो पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी योजना है, जिसमें 8 निकायों में भारत सरकार की सतत योजना के अंतर्गत बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना हेतु 800 करोड़ पूंजी निवेश हेतु शासकीय तेल व गैस विपणन कंपनियों के साथ एमओयू संपादित हुआ। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।